नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। पश्चिम बंगाल और उत्तरी उड़ीसा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का असर जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तूफान यास के तीव्र चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका जताई है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यास तूफान उड़ीसा के कुछ ही मिनटों में घुस जाएगा, जिसका असर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 8 राज्यों में दिखाई दे रहा है और कई जगह तेज बारिश शुरू हो चुकी है। चक्रवात पारादीप से 280 किलोमीटर दूर है। ये सीवियर साइक्लोन है। बालासोर में तूफान से पहले मौसम लगातार खराब हो रहा है। हवाई अड्डा प्रशासन ने यास चक्रवात तूफान की वजह से खराब हुए मौसम के कारण कोलकाता एयरपोर्ट से आज सुबह से उड़ने वाली उड़ानों को शाम 7:45 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अंजलि क्वात्रा, जो कि आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, आप पहले तस्वीर में किस तरह से तेज लहरें यहाँ पर उठ रही हैं। दूसरी तस्वीरों में ये कहा जा सकता है कि तेज हवाएं चल रही हैं और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर तेज लहरें समुद्र में उठ रही हैं। और अगर हम कैंप 6 की बात करें तो किस तरह से एक भंवर हवा का बनता हुआ नजर आ रहा है आसमान में, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भी इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में हो सकता है। झारखंड में आज और कल हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने के साथ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी आइसोलेटेड प्लेसेस में हो सकता है। बिहार में और सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में भी आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल टू वेरी हेवी रेनफॉल आज और कल हो सकता है। और आसाम, मेघालय और एरिया में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल आज होने का उम्मीद है। जो स्टॉर्म सर्ज है वो 4 मीटर हाइट में अभी इनंडेट कर रहा होगा लोइंग एरियाज, बालासोर एंड भद्रक डिस्ट्रिक्ट्स। और जब वे अंदर चला जाएगा दोपहर के बाद, ये स्टॉर्म सर्ज धीरे धीरे कम होगा। फिर भी शाम तक कुछ ना कुछ स्टॉर्म सर्ज यानी टाइडल वेव कोस्टल एरिया में बालासोर, भद्रक, मिदनापुर, 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स में रहेगा। और इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंजलि क्वात्रा हमारे साथ आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहला सवाल यही है कि कुछ ही देर में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से जो यास तूफान है वो टकराएगा और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है, क्योंकि लैंडफॉल लगातार जारी है और ये हालांकि यही कहा जा रहा है कि कम से कम जो भी क्षति हो वो कम से कम नुकसान हो, लेकिन इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्षति और नुकसान तो बहुत होगा, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा समुद्री तट है, बंगाल की खाड़ी का जो पूरा उत्तरी इलाका जिसे कह सकते हैं, उत्तर में जो समुद्र तट है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनमें जो ज्योग्राफी है कुछ ऐसी है कि बहुत समतल है ये, यानी कि रुकावट नहीं होती है आने वाले पानी और जो पवन जो जिस वेग से आ रही है। और दूसरी बात, जो यहाँ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसे कहते हैं, भूमि जो समुद्र के नीचे होती है, वो भी बहुत उथला है। उथला होने से अगर गहरा होता है तो वो एक अच्छा स्पीड ब्रेकर बन जाता है, मगर हमारे यहाँ वो भी उथला है, उसके कारण भी कोई रोक नहीं है। तो बहुत अधिक पानी अंदर और पवन का वेग बहुत अधिक आने से विनाश अधिक होगा। और इसी के कारण जो बंगाल की खाड़ी में मतलब माना जाता है कि पूरे दुनिया में सबसे विनाशकारी तूफान यहीं आते हैं, जबकि उसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 7% है पूरे दुनिया के उस तूफानों में, मगर सबसे अधिक विनाशकारी 90% जो तूफान यहाँ आते हैं वो विनाशकारी होते हैं। जी, आप आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट हैं और इसको देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कुछ ही मिनटों में ये तूफान तट से टकराएगा और इसके साथ ही जो बचाव राहत कार्य में टीमें जुटी हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं और तमाम टीमें, उनके लिए कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो कितना मुश्किल होगा यहाँ पर बचाव राहत कार्य करना? देखिए, उड़ीसा में तो समुद्र तट में जो स्टॉर्म सर्ज आता है उसकी जो एक्सपेक्टेड हाइट होती है वो 4 मीटर से मतलब तक आमतर होती है। इस बारी जो इतनी अधिक है, तकरीबन 9 मीटर से भी ऊपर जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है कि इसका विनाश अधिक कॉज होगा। तो उसके लिए जो तैयारी है वो सबसे पहली तो जान बचाने के लिए इवैक्यूएशन जो था वो कर लिया गया है। और जो हमारे देश का नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट चल रहा है कई सालों से,
वर्ल्ड बैंक की मदद से। उसके तहत बहुत अच्छे साइक्लोन शेल्टर भी बने हुए हैं और उसमें लोगों को पहुंचा दिया गया है। वहां पे पर्याप्त सामग्री खाने पीने के लिए भी है और सबसे बड़ी जो दुविधा है साफ पानी की, और इस वक्त कोविड के समय में उससे भी बड़ी दुविधा है कि लोगों को एक दूसरे से दूर भी रखने की। और ये सब के देखते हुए फिर भी जो अरेंजमेंट है वो पर्याप्त है और उसका बड़ा श्रेय एक हमारी अर्ली वार्निंग सिस्टम को जाता है, क्योंकि समय पर प्रिडिक्ट कर लिया गया है। ये पूर्व अनुमान जब 5-6 दिन पहले से ही पता चलने लगता है तो सब राज्य का प्रशासन सब तैयारी पे जुट जाता है और इस कारण अच्छी तैयारी सामने दिखने को आ रही है। मगर फिर भी जो विनाश अधिक होने का कारण जो ये बाढ़ वगैरह दिख रही है जो कि रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गई है, वो एक बहुत दुख का कारण है। क्योंकि ऐसे इलाकों में जो संरचना है, जो भी भवन बने हैं, चाहे ऑफिस के चाहे घरों के, वो अगर खंभों पे बने हों, जैसे कि कम से कम 1.5 मीटर का खंभा हो और उसके ऊपर घर बना हुआ हो, तो नीचे से पानी बह जाने से रिहायश को और सामान और लोगों को नुकसान नहीं होता। मगर वो नहीं दिख रहा है। इसके लिए इसका भी एक बड़ा कारण है कि जो यहाँ के समुदाय है उसमें जानकारी और जागरूकता नहीं है, जिसके लिए लोकल एनजीओ से लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, जो कि पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है अपने डिस्ट्रिक्ट की, उसका भी जो है रोल कम दिख रहा है। और साथ में ही राज्य सरकार भी अगर पहले से ही आपदा की तैयारी, जिस तरह से कहते हैं आपदा का प्रभाव कम हो और मंदन करने के तरीके अगर नहीं अपनाएंगे, तो हर साल जो अब ये आपदा दिख रही है तूफान की, ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है सारे विकास का विनाश करती जाएगी और बहुत महंगा पड़ेगा। और जबकि वर्ल्ड वाइड देखा गया है पूरी दुनिया में, अगर मंदन की क्रिया, प्रभाव कम करने की क्रिया में अगर पैसा लगाएं, $1 लगे तो जो हानि होती है आपदा से, वो $7 की हानि में बचाव हो सकता है, यानी 7 गुना फायदा होगा। और इस कैलकुलेशन के चलते हम देखें हमारे देश में तो जीडीपी के 2% हर साल नुकसान हो रहा है आपदाओं में। उसके देखते हुए भी अगर हम मंदन में नहीं पैसा लगाएंगे, कम पैसा लगाएंगे, तो ये विनाश हर साल यूं ही दिखता आएगा और लोग और गरीब होते जाएंगे। क्योंकि इस इलाकों में वैसे भी मछुआरे, किसान, वो वैसे ही वेदर डिपेंडेंट उनका जो है पूरा ऑक्यूपेशन है और उन्हीं में सबसे अधिक नुकसान जान का भी और उनका कई वर्षों तक खराब हो जाता है आगे की भी आमदनी। जैसे कि ये समुद्री पानी आने से खेतों के अंदर नमक इतना बढ़ जाएगा उसकी मिट्टी में कि कई वर्षों तक फिर खेती उपजाऊ नहीं यहाँ की जमीन रहेगी। सो इसलिए अगर हम हमारे देश के स्पेशली इन देशों को, इन प्रदेशों को, राज्यों को करना है अगर तो आपदा मंदन की नीति अपनानी बहुत जरूरी है। रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया है, हमारी पूर्व अनुमान का भी बहुत अच्छा हो गया है उपग्रह से, और सारे जो आर्मी, एनडीआरएफ पूरी ट्रेंड और रिस्पांस बहुत बढ़िया देते हैं। मगर हमें मंदन की भी कार्यनीति अपनानी होगी। ठीक है अंजलि जी, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से आप लगातार हम देख रहे हैं, पिछली बार भी अम्फान तूफान आया था और इस बार यास, और अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करें महाराष्ट्र की और गुजरात की, जहां पर ताउते तूफान ने तबाही मचाई थी। इन दोनों तूफान, क्योंकि पिछली बार अगर हम अम्फान की बात करें तो यास तूफान कितना अलग है? देखिए अम्फान तो बहुत अधिक स्पीड से आया था, इससे भी अधिक स्पीड से आया था, मगर ये अधिक विनाशकारी इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो 700 किलोमीटर है, यानी कि बहुत अधिक इसका फैलाव है, इसलिए बहुत अधिक इलाकों पर इसका प्रभाव जाएगा। और इसका जो स्टॉर्म सर्ज हाइट भी है वो अम्फन से भी ऊपर जा रही है, यानी कि 9 मीटर उड़ीसा में होना, ये तो तब हुआ था जब 1999 का सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, तब 9 मीटर की समुद्री लहर की हाइट थी। और इस वक्त ये हाइट आना, इसका मतलब तो आप समझ सकते हैं कि तब भी 35 किलोमीटर अंदर उड़ीसा के पानी चला गया था, 35 किलोमीटर इलाका खराब कर दिया था उसने, और 11 दिन पानी रुका रहा था,
क्योंकि पानी के वापस आने के रास्ते जो हैं वो भी कई बार उनमें भी कई रुकावटें होती हैं। उसके कारण इतना अधिक नुकसान, जाने तो गई थी उस वक्त 10,000 से भी ऊपर, मगर बहुत अधिक नुकसान हुआ था, माल का भी और जीविकाओं का भी। लोगों को कुछ काम नहीं मिला उसके बाद। तो अब ये देखना है कि ये जो तूफान है कितना अधिक इस तरह से इसका फैलाव होने के कारण कुल कितना नुकसान करेगा। अम्फन का तो नुकसान हुआ था, जो कहते हैं हमारे देश का सबसे महंगा तूफान जिसे कह सकते हैं, 1 लाख करोड़, जो आज तक किसी तूफान ने इतना नुकसान नहीं किया, इतना नुकसान हुआ था। और इस तूफान से स्पीड कम है मगर फैलाव बहुत अधिक है, इसलिए कितने इलाकों में कितना नुकसान होगा ये बाद में ही इसका कैलकुलेशन होगा। अगर हम इलाकों की बात करें कि आखिरकार जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से ये यास तूफान टकराएगा, लेकिन इन सब के बीच आपसे मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगी कि कहाँ पर ज्यादा नुकसान होने की आशंका है, कहाँ के लिए ज्यादा मुश्किलें हैं, अब कहाँ ज्यादा असर देखने को मिलेगा? देखिए, उड़ीसा में जो है एक फर्क है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में। जो वहां की जो प्राकृतिक रुकावट होती है तूफान को, वो होती है यहाँ के जो पेड़ पौधे, यानी कि तटीय इलाकों में मैंग्रोव और दूसरी शेल्टर बेल्ट जो प्लांटेशन होती है, और इसको बायोशील्ड कहते हैं, वो वेस्ट बंगाल की तरफ अधिक है। सुंदरबंस में बहुत अधिक मैंग्रोव है, मतलब विश्व के सबसे अधिक मैंग्रोव पेड़ पौधे पाए जाते हैं। वो कैसे पेड़ पौधे होते हैं कि उनकी जो जड़ें होती हैं वो बड़ी मजबूत और फैलावदार होती हैं, जो मृदा अपरदन को भी रोकती हैं, और ऊपर के जो तने और शाखाएं होती हैं वो भी आपस में एक दूसरे के अंदर घुसी हुई इस तरह से होती हैं कि उनको मजबूती मिलती है, ताकि वो पवन के वेग को कम कर सकें। आने वाली जो लहर है इतनी बड़ी, उसको भी, उसके वेग को भी कम करते हैं, ताकि अंदर तक पानी कम जाता है और पवन के भी वेग कम होता है। मगर उड़ीसा में ये जो मैंग्रोव्स हैं ये कम है, और उसके चलते इसका पवन के वेग का जो विनाशकारी असर होगा वहां की बिल्डिंग्स पर, वहां के बिजली के खंभों पर, कम्युनिकेशन टावर्स पर, जो फोन वगैरह के टावर हैं, ये सब, और भी कहीं जो वहां पे लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उन पे बुरा असर पड़ता है तो उससे फिर नुकसान बढ़ जाता है। वेस्ट बंगाल में भी सुंदरबंस में मछुआरों वगैरह ने काफी नुकसान किया हुआ है मैंग्रोव्स को, वो सब रोकना जरूरी है। उसके लिए जरूरत है कि राज्य सरकार वहां के लोगों को उनका नफा नुकसान समझाए, उनके जान माल को कितना खतरा है समझाकर लागू करे स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और रेगुलेशंस कि वहां पे क्या क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। क्योंकि तटीय इलाकों में अगर अधिक डेवलपमेंट, जैसे कि जो चीजें नहीं बननी चाहिए, ऐसी संरचना होती है और सही तरीके से नहीं होती है, तभी नुकसान अधिक होता है। तो जो प्राकृतिक तरीके और जो अपने मानव जनित साइंस से जो तरीके अपनाए जाते हैं, अगर वो नहीं अपनाए जाएंगे तो अधिक जानमाल जाएगा ही। एक और सवाल आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इस बार की जो एनडीआरएफ की तैयारियां हैं वो काफ़ी अहम है और काफ़ी पहले से की गई हैं, तो क्या बचाव राहत काम में जिस तरह से देखा जाए कुछ सहूलियत मिलेगी, क्योंकि काफ़ी अहम है तैयारियां, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीमों के साथ बैठक कर चुके हैं और ये कहा जा चुका है कि जो भी उपकरण की ज़रूरत है वो, और जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में, वहाँ वो उपकरण पहुँचाए जाए। जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा जो अहम इस समय में मुद्दा है वो कोविड का भी है। कोविड से पहले से ही जाने जा रही हैं, अस्पतालों में कई दुविधाएं हैं, तो उसके चलते भी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पूरे निर्देश दिए हैं इनको, सारे अस्पतालों को, और पूरी तरह से उनको तैयार रहने के लिए निर्देश है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़नी चाहिए। बिजली अगर उड़ जाती है इस तूफान के कारण, तो जो कि अक्सर होता है, तो भी अस्पताल की जो स्वास्थ्य सेवा रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए सब अस्पतालों ने, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उन्होंने अपने यहाँ जनरेटर्स लाकर रखे हुए हैं बैकअप के लिए, ताकि कोई भी जान इस तूफान के कारण, कोविड के कारण नहीं जाए। और दूसरी तरफ जो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, देखिए हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिजास्टर होता है
उसका जो मेन कार्य करने के लिए वहां का सारी जो जिम्मेदारी होती है सबसे अधिक वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पर होती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी टाइम रहते ही जैसे ही आई चेतावनी, तो उनको सबको सारे जो राज्य थे जहां पे तूफान आना है उन सब के अफसरों को और सबसे मुख्यमंत्रियों को साथ मीटिंग करके उन्होंने पूरी तैयारी, उपकरण और सारी पूरी जो देश भर की कोऑर्डिनेशन जिसे कह सकते हैं, हमारी देश की आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो, नेवी बहुत अधिक योगदान दे रही है, कोस्ट गार्ड, इन सब को पूरी हिदायतें दी हुई हैं कि पूरा जोर लगाना है। और इसीलिए एनडीआरएफ की टीमें वहां पे उड़ीसा में तो खैर उड़ीसा के अपने सरकारी भी उड़ीसा सरकार की भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बहुत अच्छी है, उनकी 60 टीमें हैं। तो एनडीआरएफ की 65 टीमें बैठी हैं उड़ीसा में और 115 पूरी टीमें बाकी सब इलाकों में भी हैं। और इसके अलावा पूरे उपकरण लेकर जो गई हैं, जो इस वक्त सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, पोल वगैरह काटने के लिए जो 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 ये बिजली के खंभे गिर जाएंगे उनको जल्दी से बिजली चालू करने की सुविधा, अस्पताल और बाकी कामों के लिए, तो वो सबसे बढ़िया पोल कटर्स लेकर गए हुए हैं। अपने साथ बोट्स लेकर गए हुए हैं, इन्फ्लेटेबल बोट्स, साथ में मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल एड भी लेकर गए हुए हैं, ताकि जैसे ही तूफान के बाद जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई वो जल्दी से जल्दी करते हैं, ताकि व्यवस्था फिर से ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।